हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सभी लोग पढ़ रहे होंगे, तैयारी में लगे होंगे और आपने एक टारगेट भी सेट कर लिया होगा। जैसा कि आनंद सर ने बताया, जो स्ट्रेटेजी उनकी है वो बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होने वाली है। तो स्ट्रेटेजी को देखकर आप ये देख लीजिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है और कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है। उसी हिसाब से आप टारगेट सेट करो। टारगेट 15 और 20 दिन के लिए एक साथ सेट मत करना, क्योंकि 15-20 दिन के जो टारगेट में आप सेल्फ एनालिसिस नहीं कर पाते, आप फिर 15-20 दिन बाद देखोगे और फिर पुराना चीज भूल जाओगे। आप रोज सुबह से उठो, आप ये देखो कि आपको आज कौन सी चीज करनी है। आपको आज 100 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, आज आपको 200 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। इसके अलावा आपको कौन से फैक्ट, कौन सा टॉपिक कवर करना है। इसके बाद रात में जब सोना है आपको, तो सोने से पहले एक बार ये चेक करना है कि जो आपने सुबह सोचा था क्या वो आप रात में कर पाए। अगर नहीं कर पाए तो उसका क्या रीजन है। कहीं बाहर चले गए थे, किसी से बात करने लग गए थे, फोन ज्यादा यूज कर लिया। अगर कर लिया फोन ज्यादा यूज, तो आप ये सोच लो कल से हमें फोन कम यूज करना है। कल से अगर कोई ऐसा बाहर जाने वाला काम आ रहा है तो वो नहीं करना। तो इस टाइप से आप टारगेट सेट करो, सेल्फ एनालिसिस करो और सेल्फ इंप्रूवमेंट करो, ज्यादा बेटर है। बाकी आनंद सर की जो स्ट्रेटेजी और रक्षा फॉर्मूला है वो आप एक बारी जरूर देखिए। और कल हमने जो बात करी थी वो पंचायती राज की जो प्रमुख समितियां थी उन पर चर्चा करी थी। प्रमुख समितियों में BAGS, ठीक है, ये कल ट्रिक थी जो बताना मैं भूल गया। BAGS बलवंत राय मेहता समिति, B से हो गई, A से अशोक मेहता समिति, G से GV के राव समिति और S से हो गई सिंघवी समिति, या हम बात कर सकते हैं लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की। ठीक है, अगर बलवंत राय मेहता समिति की बात करें तो हमने देखा था कि बलवंत राय मेहता समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये समिति कब गठित की गई, इस समिति की प्रमुख सिफारिशें कौन सी हैं, या फिर अशोक मेहता समिति में भी यही सारी चीजें देखी थी। तो इन्हीं से एक जो प्रश्न है वो इसी प्रमुख समितियों से, इसके पहले जो जनक बताए थे उनसे बनते हैं। और आज जो हम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे बात करने वाले हैं उससे ज्यादा प्रश्न बनेंगे। ठीक है, अब जो कल देख चुके उसको वापस से रिपीट करने से कोई मतलब नहीं। आप कल की वीडियो देख लीजिएगा जो आज नए आए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। इससे पहले लक्ष्मीमल सिंघवी जी की बात कर लेते हैं। लक्ष्मीमल सिंघवी जी राजस्थान जोधपुर के बहुत बड़े विधिवेत्ता है। उन्होंने टू द पॉइंट एक बात बोली कि यदि आप पंचायती राज संस्थाओं को अच्छे से चलाना चाहते हैं, इनके नियम कायदे कानून फॉलो करवाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको संवैधानिक दर्जा देना पड़ेगा। और संवैधानिक दर्जा देने के लिए ही इसमें क्या किया गया, 64th 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक कब लाया गया, 1989 में लाया गया। 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, कब लाया गया, 1989 में। और आपको एक बात और भी पता होनी चाहिए कि लोकसभा भंग कब हुई थी, 1989 में। 1989 में ही लोकसभा हो गई आपकी भंग। तो जो ये 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था, ये वहीं भंग हो गया, वहीं भंग हो गया। और इसके बाद लगातार 2 वर्षों तक गठबंधन की सरकार बनी। एक बनी थी किसकी, VP सिंह की सरकार बनी थी, और दूसरी जो सरकार बनी थी वो बनी थी चंद्रशेखर जी की सरकार। ठीक है, किन किन की सरकारें बनी थी, VP सिंह की सरकार बनी थी और चंद्रशेखर जी की सरकार बनी थी। इसके बाद 1991 की बात करें, अगर एक सेकेंड, अगर 1991 की बात करें तो राजीव गांधी की चुनाव प्रचार के दौरान हत्या हो गई। और बोला जाए कि कांग्रेस को मोरल सपोर्ट मिला लोगों का, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो सहानुभूति थी लोगों की वो कांग्रेस की तरफ आ गई। और क्या हुआ, PV नरसिम्हा राव के नेतृत्व में एक और सरकार बनी। किसके नेतृत्व में, PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस ने वापस से सरकार बनाई। इसके बाद PV नरसिम्हा राव ने राजीव गांधी के सपनों को साकार करने के लिए जो 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक लाए थे, उसकी जगह 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। ठीक है, पहले हम बात करेंगे 73वें संविधान संशोधन विधेयक की। किसकी बात करने वाले हैं, 73वें संविधान संशोधन विधेयक की। कोई भी संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है तो पहले कहां, सबसे पहले वो संसद में लाया जाएगा। ठीक है, संसद में कहां लाया जाएगा, लोकसभा में। ये डेट्स आपको कुछ जो बता रहा हूं वो याद रखनी है। ठीक है, लोकसभा के बाद राज्यसभा में लाया जाएगा, वो डेट्स अभी मैं क्लियर करूंगा। इसके बाद राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा या अनुमति जाहिर करेगा, और लास्ट में वो पूरे देश में क्या होगा, लागू होगा या कानून बनेगा या अधिनियम बनेगा। लीजिए,
ये चार चीजें होती हैं। ये लोकसभा में कब लाया गया? सितंबर 1992 में ये लोकसभा में लाया गया। इसके बाद 22 दिसंबर 1992 को ये लोकसभा से पारित हुआ। इसके बाद फिर ये गया राज्यसभा में और अगले ही दिन क्या हुआ? अगले ही दिन ये राज्यसभा से भी पारित हो गया। ठीक है, 22 दिसंबर को यह हुआ लोकसभा से पारित और 23 दिसंबर को यह हुआ राज्यसभा से पारित। फिर जब राष्ट्रपति के पास गया तो थोड़ा सा इसमें समय लगा, यह 20 अप्रैल तक पहुंच गया। ठीक है, 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति ने इस पर अपनी अनुमति जाहिर करी और देश में कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993। कब लागू हुआ ये देश में? पूरे देश में कब लाया गया? 24 अप्रैल 1993 को। यानी कि सबसे पहले हमें याद रखना है लोकसभा में लाया गया सितंबर 1992 में। इसके बाद ये 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा से पारित हुआ, फिर राज्यसभा में गया तो अगले ही दिन तुरंत के तुरंत 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा ने पास कर दिया। फिर इसके बाद ये गया राष्ट्रपति के पास तो थोड़ा सा समय लगा। 20 अप्रैल 1993 को क्या हुआ? ये राष्ट्रपति ने इस पर अपनी अनुमति दे दी और इसके बाद तुरंत 24 अप्रैल 1993 को ये पूरे भारतवर्ष में लागू हो गया, यानी कि एक अधिनियम बन गया। अब आप ये बोलोगे कि संवैधानिक दर्जा देने से क्या फायदा मिला? संवैधानिक दर्जा देने से ये फायदा मिला कि अब जो कार्यकाल, जो शक्तियां, जो भी चीजें पंचायती राज के लिए डिसाइड की जाएंगी, अगर कोई राज्य उसको नहीं मानेगा तो, या कोई व्यक्ति उसको नहीं मानेगा तो उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। संवैधानिक दर्जा देने का मतलब ये था। ठीक है, और 24 अप्रैल 1993 जब ये लागू किया गया, पूरे देश में लागू किया गया, तो सबसे पहले इसको अपनाने वाला राज्य कौन सा था? हमारा मध्य प्रदेश ही था। और 1993 के समय पर आपको पता था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही था, तो मध्य प्रदेश अब बाद में छत्तीसगढ़ बन गया। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सबसे पहले इसको अपनाने वाला राज्य था। आपको सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश ही याद रखना है। अब ये हो गई इसके पहले की बात, भूमिका हो गई। अब जो यहां पर लिखे हुए हैं फैक्ट और पॉइंट, उन पर बात कर लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में प्रभावी हुआ। विधेयक के संसद द्वारा पारित होने के बाद 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। वही जो पहले मैं समझा चुका हूं कि 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस पर अपनी स्वीकृति दी और 24 अप्रैल 1993 को यह पूरे देश में लागू हुआ। 24 अप्रैल 1993 को यह संशोधन लागू हुआ। इसी कारण 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बात। दूसरी बात, जितने भी यहां पर फैक्ट लिखे हुए हैं पंचायती राज की, जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, हर एक पॉइंट आपका एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। जैसे ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 24 अप्रैल। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति ने इस पर अपनी स्वीकृति कब दी? 20 अप्रैल 1993। प्रश्न बनेंगे और पंचायती राज से 2 से 3 जब प्रश्न आएंगे आपके सामने तो आपको यही प्रश्न नजर आने वाले हैं जो यहां पर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो आप बिल्कुल रटते जाएं, वीडियो देखते जाएं अच्छे से। ठीक है, एक बार देख लें जैसे प्रीमियर होती है, उसके बाद अगर आप 1.75 पे भी देखना चाहें तो जल्दी जल्दी से इसको देख के हल करें। अगला है, इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया। कौन सा भाग था वो? भाग 9 जोड़ा गया। भाग 9 में पंचायतें नामक शीर्षक के तहत 243 से 243 अन्ना या फिर 243 से 243 ओ, आपको इंग्लिश में ही याद रखना है तो ज्यादा अच्छा है। 243 से 243 ओ तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध है एवं कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए। आपसे कभी भी प्रश्न बन सकता है या पहले भी ऐसे प्रश्न बन चुके हैं कि पंचायती राज संस्थाओं में कुल कितने अनुच्छेद 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत कुल कितने अनुच्छेद जोड़े गए थे। तो आप सीधे सीधे गिनती करेंगे, ए बी सी डी और ओ तक जाएंगे, आपकी उंगलियों पर गिनती कितनी आएगी? 15। आप उत्तर लगा के आ जाएंगे 15। जब घर पर आएंगे तो फिर उस 243 को भी गिनेंगे, 243 फिर 243 ए फिर ओ तक जाएंगे तो आपके अनुच्छेद होते हैं 16। यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा वो आपका 16 होगा। आपको 16 इसका सही उत्तर बताना है। कुल कितने अनुच्छेद जोड़े गए थे? 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे, 15 नहीं जोड़े गए थे। 243 खुद भी काउंट होगा क्योंकि पहले 243 में कुछ और लिखा गया था, इसके बाद पंचायती राज का वर्णन किया गया, पंचायती राज से इसको संबंधित किया गया। तो कौन सा भाग जोड़ा गया था? भाग 9 जोड़ा गया था। कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे और 73वें संविधान संशोधन, एक सेकेंड,
73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। सीधे सीधे फैक्ट है, रटने जैसी बात है कि कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सा भाग जोड़ा गया, तो 9वां भाग जोड़ा गया। कुल कितने अनुच्छेद जोड़े गए, तो 16 अनुच्छेद जोड़े गए। कब लागू किया गया, 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। कब राष्ट्रपति ने इस पर अपनी स्वीकृति दी, तो 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दी। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 11वीं अनुसूची जोड़ी। और 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय लिए गए, 29 विषयों को की सूची की व्यवस्था की गई। कुल कितने विषयों की सूची की व्यवस्था की गई, 29 विषयों की। अगर विषय वैसे आपको याद नहीं करने हैं, कुछ जो महत्वपूर्ण विषय हैं वो अलग समझ में आ जाएंगे, स्टार्टिंग के आप देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार अगर ज्यादा टफ पेपर आ गया तो ऐसा भी वो प्रश्न बना सकते हैं कि 3 विषय आपको दे देंगे और चौथा विषय नहीं होगा, लिख देंगे पंचायती राज संस्थाओं के जो विषय हैं 29 उनमें से निम्नलिखित में से कौन सा विषय नहीं है। तो ऐसा प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन फिर भी रिस्क मत लेना। पंचायतों का कार्यकाल, देखिए पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव करवाना पड़ेगा। पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। और कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व क्या करना पड़ेगा, चुनाव करवाना पड़ेगा। सारी चीजें उन्होंने बाध्यकारी कर दी। पहले मनमानी चीजें चल रही थी, चुनाव हो रहे हैं, अगर तो अच्छी बात है, नहीं हो रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई डिसाइड नहीं था, बीच ही में भंग कर देते थे, बीच में भंग कर दिया पंचायती राज संस्थाओं को। लेकिन अब क्या हो गया है, संवैधानिक दर्जा मिल गया है। पंचायती राज की जो नियम कायदे कानून राज्य विधानमंडल तय करेगा, क्योंकि पंचायती राज में को राज्य सूची में रखा गया है, तो वो फॉलो करने पड़ेंगे, और नहीं करेंगे तो सीधे सीधे कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हो इसको। अब जो 243 से 243 ओ तक अनुच्छेद जोड़े गए थे, कुछ हिंदी में लिखे हुए हैं, का खा गा आपको ABCD के फॉर्म में ही याद करने हैं। 243 में परिभाषाएं लिखी हुई हैं, जैसे ग्राम सभा की परिभाषा है, नीचे हम देखेंगे। 243 का में आपको ग्राम सभा बताया गया है। 243 खा में पंचायतों का गठन है। 243 गा में पंचायतों की संरचना है। घा में क्या है, स्थानों का आरक्षण है। स्थानों का आरक्षण कहां है, घा में है। तो ये जो अनुच्छेद लिखे हुए हैं ना, टेबल आपको याद कर लेना है एक बार सरसरी निगाह से, सारे तो नहीं, 243 से 243 ओ तक नहीं याद करने हैं, जो नीचे हमने वर्णित किए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, देखिए नीचे चलते हैं, ये देखिए ये अनुच्छेद है, और नीचे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उनको लिखा भी हुआ है, तो वो आप अच्छे से याद कर लो। एक सेकेंड, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 में परिभाषाएं लिखी हुई हैं, और इसमें ग्राम सभा की परिभाषा लिखी है। सबसे पहले ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है। ग्राम सभा एक ग्राम पंचायत में आने वाले गांव और गांवों के मतदाताओं के समूह को, मतदाताओं के समूह को, गांव के समूह को नहीं बोला गया है, मतदाताओं के समूह ग्राम सभा कहलाती है। एक ग्राम पंचायत में आने वाले गांव एवं गांव के मतदाताओं के समूह क्या कहलाती है, ग्राम सभा कहलाती है। तो ये याद रखना है, मतदाताओं के समूह, गांव के समूह आ जाए, और जैसे निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है या कौन सा कथन गलत है, और आप डायरेक्ट इसको अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप अच्छे से पढ़ेंगे कि ग्राम पंचायत में आने वाले गांव के समूह को ग्राम सभा कहते हैं। ये बिल्कुल गलत है। अगर लिखा होगा गांव के मतदाताओं के समूह को ग्राम सभा कहते हैं, तो ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो पेपर हॉल में जब बैठते हैं तो प्रेशर वो अलग ही होता है, पेपर का एग्जाम का प्रेशर जो रहता है वो अलग रहता है, इसलिए चीजें बिल्कुल अच्छे से पढ़नी। एटलीस्ट जो अपना दिमाग नहीं लगा पा रहे वो मत लगाओ, लेकिन जो पेपर में लिखा हुआ है, जो पेपर में वर्ड्स लिखे हुए हैं, मात्राएं लिखी हुई, जो भी चीजें, उनको एटलीस्ट अच्छे से पढ़ो। जहां नहीं लिखा है वहां नहीं पढ़ना है, जहां है लिखा है वहां है पढ़ना है, जहां असत्य लिखा है वहां सत्य। मतलब यही सारी चीजें हैं, छोटी छोटी गलतियां हैं, जिनकी वजह से अक्सर आप 4 से 5 प्रश्न गलत कर देते हो, और वो 4 से 5 प्रश्न आपको मेरिट से कितना दूर ले जाते हैं वो आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये 243A लिखा हुआ है, यहां पर पंचायतों के गठन की जगह कर लेना। जो ग्राम पंचायत के कार्य हैं उस ये वर्णित है, और उसकी जिम्मेदारी ग्राम पंचायत के, ग्राम सभा के कार्यों की जो जिम्मेदारी है वो किन पर छोड़ी गई है, राज्य विधान मंडलों पर। कुछ ऐसी चीजें हैं जो राज्य विधान मंडलों पर छोड़ी गई है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कानून बनाकर बताई गई हैं। फिर त्रिस्तरीय, यहाँ बी या पंचायतों के गठन लिखा है तो बी कर लीजिएगा, या फिर यहाँ अगर ए लिखना है तो यहाँ ग्राम सभा के कार्य कर लीजिएगा। ठीक है, मिस्टेक हो गई है, ग्राम सभा के कार्य।
अब चलते हैं ऊपर, त्रिस्तरीय संरचना लिखी है। त्रिस्तरीय संरचना में सबसे पहले गांव, सबसे पहले जो होगा वो निचला स्तर होगा, यानी कि गांव होगा। ग्राम पंचायत, सरपंच, उप सरपंच। ग्राम पंचायत के अंदर कौन कौन आएगा? सरपंच होगा और उप सरपंच होंगे। खंड स्तर पर पंचायत समिति, प्रधान और उप प्रधान। जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला परिषद में जिला प्रमुख होगा और जिला उप प्रमुख होगा। अब आपको ये चीज थोड़ा सा डिस्टर्ब लगी होगी, जिला परिषद में जिला उप प्रमुख की जगह हम अध्यक्ष भी कर सकते थे यहां पर, और यहां हम उपाध्यक्ष कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझना है कैसे भी समझ लो। यहां प्रधान की जगह और उप प्रधान की जगह भी हम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कर सकते थे, ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हम यहां कर सकते हैं। और सरपंच उप सरपंच तो आप जानते ही हैं, लिखा ही हुआ है डायरेक्ट, ठीक है। अब ऐसा भी लिखा हुआ है राज्य विधानमंडलों पर यह जिम्मेदारी भी छोड़ी गई है कि त्रिस्तरीय की जगह द्विस्तरीय भी हो सकता है। ये जो मध्य स्तर है ना, ये खंड समिति जो है, अगर जहां 20 लाख से कम जनसंख्या है तो वहां ये बनाना मध्य स्तर या खंड समिति, पंचायत समिति बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है। सरपंच का चुनाव कैसे होता है? सरपंच का चुनाव कैसे होता है? आप अपने मध्य प्रदेश में तो प्रत्यक्ष होता है, ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कि सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ही होगा? ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा लिखा हुआ है कि सरपंच के चुनाव की जिम्मेदारी जो है वो राज्य विधानमंडल पर छोड़ी गई है। चाहे तो वह प्रत्यक्ष रूप से करवा सकता है और चाहे तो वह अप्रत्यक्ष रूप से भी करवा सकता है। सरपंच को छोड़कर सभी का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा सरपंच के चुनाव की जिम्मेदारी राज्य विधानमंडलों पर छोड़ी गई है। वही चीज बताई ना मैंने कि अगर चाहे राज्य विधानमंडल तो प्रत्यक्ष रूप से करवा सकता है और चाहे तो वह अप्रत्यक्ष रूप से करवा सकता है। अब आई बात ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत जो हम ऊपर पढ़ के आए, ग्राम पंचायत है क्या? 1000 तक की आबादी वाली पंचायतों को ग्राम पंचायतों का दर्जा दिया गया है। 1000 तक की आबादी वाले पंचायतों को ग्राम पंचायतों का दर्जा दिया गया है। ग्राम पंचायतों में वार्डों की न्यूनतम संख्या 10, अधिकतम संख्या 20 होती है। ग्राम पंचायत में वार्ड की न्यूनतम संख्या 10 होगी और अधिकतम संख्या कितनी होगी? 20 होगी। और ग्राम पंचायतों में प्रमुख सरपंच होता है। आप जानते हैं गांव का मुखिया कौन होता है? सरपंच होता है। और सरपंच क्या होता है? सबसे ज्यादा पैसे वाला होता है, क्योंकि सरकार की जितनी योजनाएं आती है उनका लाभ सीधे सरपंच ही लेता है, ना कि आम जनता ले पाती है। सब कोई जानता है इस बात को। अगर कोई सरपंच भी होगा स्टूडेंट और वो देख रहा होगा तो वो इस चीज को अच्छे से समझता है कि सरकार की जितनी योजनाएं आती हैं, लॉकडाउन में जितना पैसा आया है गांव के लिए, सैनिटाइजर के लिए, जिस चीज के लिए भी, वो सरपंच ने उस पैसा को जनता तक पहुंचाया है या नहीं पहुंचाया। खैर मजाक की बात है, अपने टॉपिक पर आते हैं। सरपंच का सहायक उप सरपंच अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। सरपंच का जो सहायक उप सरपंच होता है वो कैसे? उप सरपंच अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ठीक है। फिर पंच बनने के लिए कम से कम 6 माह तक गांव में निवास करना आवश्यक है। पंच बनने के लिए कम से कम 6 माह तक गांव में निवास करना आवश्यक है। योग्यताओं में क्या होगा? मध्य प्रदेश के संदर्भ में 26 जनवरी 2001 के बाद 2 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। 26 जनवरी 2001 के बाद से क्या होना चाहिए? 2001 के बाद 2 से अधिक बच्चे नहीं होना चाहिए अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो, मध्य प्रदेश के संदर्भ में। क्योंकि कुछ कहीं कहीं लिखा होगा, हर जगह के पंचायती राज के जो नियम कानून, कायदे कानून है वो अलग होंगे, क्योंकि राज्य विधानमंडलों पर, राज्य विधानसभाओं या राज्य विधान परिषदों पर ये जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। जनपद पंचायतें, इसमें वार्डों की संख्या कम से कम 10 और अधिकतम 25 होती है। जनपद पंचायत में कम से कम वार्डों की संख्या 10 और अधिकतम कितनी होती है? 25 होती है। 5000 की आबादी पर एक वार्ड होता है। 5, आप इनको रटो वो अलग बात है, लेकिन आप आसपास देखो अपने, ये सारी चीजें चल रही हैं, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। आपको ना समझ में ऐसे आए तो आपके घर में जो बड़े लोग हैं उनसे आप समझें, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसमें वार्डों की संख्या कम से कम 10 और अधिकतम 25 होती है। ऐसे प्रश्न नहीं बनते हैं, इसीलिए मैं इसको जल्दी जल्दी बता रहा हूं। 5000 के, हाँ
ऐसा जरूर बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, और उसमें ये चीजें लिख दें तो आप अच्छे से इसको पढ़ लो। 5000 तक की आबादी पर एक वार्ड होता है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। 1994 में लागू हुआ राज्य निर्वाचन आयोग, उसके प्रथम अध्यक्ष या पहले अध्यक्ष कौन थे? श्री लोहानी थे। 1994 में लागू हुए राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष श्री लोहानी जी थे। कौन थे? श्री लोहानी जी। एटलीस्ट जितना आप बोर्ड पर चल रहा है, जितना मैं बता रहा हूं उतना पढ़ लेना, क्योंकि उसमें से फैक्ट बाहर नहीं जाएंगे पंचायती राज में। और पंचायती राज के अलावा इसके बाद हम स्पोर्ट्स भी पढ़ने वाले हैं। स्पोर्ट्स के बाद महत्वपूर्ण व्यक्तित्व वगैरह जितनी चीजें हैं, जो भी चीज होगी हम पहले पढ़ेंगे, फिर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, आराम से बढ़िया सारी तरीके अच्छी से पढ़ेंगे, ठीक है। जिला पंचायत समस्त जनपद पंचायतों को मिलाकर एक जिला पंचायत बनती है। समस्त जनपद पंचायत, जितनी जनपद पंचायतें होंगी उनको मिलाकर क्या बनेगा? एक जिला पंचायत बनेगी। इनमें न्यूनतम 10 और अधिकतम 35 वार्ड होते हैं। न्यूनतम सबसे कम कितने वार्ड हो सकते हैं? 10 वार्ड हो सकते हैं। और सबसे ज्यादा कितने वार्ड हो सकते हैं? 35 वार्ड हो सकते हैं। और प्रत्येक वार्ड में 50,000 तक की जनसंख्या होगी। प्रत्येक वार्ड में क्या होगा? 50,000 तक की जनसंख्या होगी। जिला पंचायत की कार्यकारी शक्तियां सरकार द्वारा नियुक्त, जिला पंचायत की जो कार्यकारी शक्तियां हैं वो सरकार द्वारा नियुक्त जनपद सचिव में निहित होती हैं। जनपद सचिव किसका होता है? प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है। और इसे बाहरी दखल से भंग नहीं किया जा सकता या हटाया नहीं जा सकता कि आपका कोई काम नहीं किया उसने तो आप साजिश के तहत उसको हटा दो। इस लाइन को फिर से एक बार अच्छे से पढ़ लो। जिला पंचायत की कार्यकारी शक्तियां सरकार द्वारा नियुक्त जनपद सचिव में निहित होती हैं, जो कि प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है, जिसे बाहरी दखल के द्वारा हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, वही जो सबसे पहले मैंने ऊपर ही बता दी थी, नोट में क्या लिखा हुआ है कि ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, प्रखंड समिति की स्थापना करना आवश्यक नहीं है। ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहां प्रखंड समिति की स्थापना करना अनिवार्य नहीं है। यानी कि बोला कि त्रिस्तरीय जो मॉडल था, त्रिस्तरीय मॉडल की जगह आप द्विस्तरीय मॉडल को भी फॉलो कर सकते हैं। फिर सीटों के आरक्षण की बात करें। सीटों का आरक्षण, सीटों के आरक्षण से क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है एससी एसटी एवं महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाएगा, कुल सीटों का 1/3 दिया जाएगा, तो ये बिल्कुल कथन असत्य होगा। ठीक है, अलग अलग दिया गया है। एससी एसटी को जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। एससी एसटी को किसके आधार पर दिया गया है? जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। महिलाओं को आरक्षण कुल सीटों का 1/3 दिया जाएगा। महिलाओं को आरक्षण कुल सीटों का कितना दिया जाएगा? 1/3। और ओबीसी को जो आरक्षण है वो डिसाइडेड नहीं है, वो राज्य विधानमंडलों पर छोड़ा गया है। जितना वो देना चाहे उतना उन्हें लेना पड़ेगा। ठीक है, अब महिलाओं के लिए लिखा हुआ है कि महिलाओं को आरक्षण कुल सीटों का 1/3। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने 1/2 कुल सीटों का 1/2 आरक्षण दिया है, यानी कि 50% आरक्षण दिया। और ये कैसे पॉसिबल हो पाया है? 110 संविधान संशोधन विधेयक को पास करके ऐसा किया गया है। अब तो काफी सारे राज्यों में है ऐसा, लगभग 12-13 से ऊपर राज्य हो गए हैं। ठीक है, सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना कहां की गई और उसके बाद कहां की गई, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं, जब तक आप कमेंट में बताओ। और दूसरा आपका होमवर्क ये है, लास्ट में वीडियो के बता दूंगा कि प्रधानमंत्री तो सबको पता है कि पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में क्या किया गया था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था। उस समय पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। लेकिन राष्ट्रपति कौन थे उस समय पर, ये आप बताइए। फिर अगर नहीं बनेगा तो वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगा आपको। अब बात करें कार्यकाल की, टेन्योर। ठीक है, अनुच्छेद 243 के अनुसार इन संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। 243 में कार्यकाल भी लिखा हुआ है, कितना होगा? 5 वर्ष होगा। निर्धारित कार्यकाल से पूर्व पद रिक्त हो जाने पर 6 माह के भीतर चुनाव करवाना आवश्यक है। इस चीज को आप गौर करिएगा। निर्धारित कार्यकाल से पूर्व 6, अगर कार्यकाल के पहले ही पद रिक्त हो जाता है तो 6 माह के भीतर चुनाव करवाना आवश्यक होगा। अगर हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए यही चीज पढ़ेंगे तो वहां 6 माह नहीं लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है शीघ्र अतिशीघ्र चुनाव करवाने पड़ेंगे।
और यहाँ साफ लिखा हुआ है कि अगर पंच सरपंच किसी का भी पद रिक्त हो जाता है तो क्या होगा, 6 माह के भीतर चुनाव करवाना पड़ेगा। और ये कहां लिखा हुआ है, 243 ई में, 243 ई में लिखा हुआ है कार्यकाल। टेन्योर कहां लिखा हुआ है, 243 ई में लिखा हुआ है। ये आपसे एमसीक्यू जब पूछूंगा ना मैं, तब आपको बताना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ते जाना। अभी अब बात करें योग्यताओं की। योग्यताएं कहां, 243 एफ में लिखी हुई है योग्यताएं। योग्यताएं क्या है, अनुसार अनुच्छेद 243 एफ के अनुसार उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष। सिर्फ एक योग्यता लिखी, एक योग्यता लिखी है, कितनी, 21 वर्ष होना चाहिए। बाकी जितनी योग्यताएं हैं उनको किन पर छोड़ा गया है, राज्य विधान मंडलों पर छोड़ा गया है। जो कांस्टेंट है वो सिर्फ एक है, यानी कि 21 वर्ष का होना चाहिए उम्मीदवार को, और बाकी का डिसाइड कौन करेगा, राज्य विधान मंडल डिसाइड करेगा। 243 एफ में योग्यताएं लिखी हुई है। योग्यताएं कहां लिखी हुई है, 243 एफ में। 243 ई में क्या लिखा हुआ है, स्थानों का आरक्षण कहां है, ये जल्दी से कमेंट करके बताओ। कार्य, ठीक है, 243 जी, 243 जी के अनुसार पंचायती राज को 29 कार्य दिए गए हैं। 243 जी के अनुसार पंचायती राज को कितने कार्य दिए गए हैं, 243 जी के अनुसार पंचायती राज को 29 कार्य दिए गए हैं। और अगर हम राजस्थान की बात करें, जरूरी नहीं है कि 29 ही होंगे, राजस्थान में 23 कार्य दिए गए हैं। अब मध्य प्रदेश का आप बताओ कितने कार्य दिए गए हैं, ठीक है। अब बात करें राज्य वित्त आयोग का गठन। राज्य वित्त आयोग का गठन, अनुच्छेद 243 आई में राज्य वित्त आयोग का वर्णन है। राज्य वित्त आयोग से प्रश्न बनता है और आपको याद करना पड़ेगा। राज्य वित्त आयोग का वर्णन कहां है, अनुच्छेद 243 आई में है। इसके अलावा स्थानों का आरक्षण कहां है, ये मैंने आपसे पूछा है, आप जल्दी से कमेंट करके बताओ। अनुच्छेद 243 आई में राज्य वित्त आयोग का वर्णन है। और राज्यपाल प्रति 5 वर्ष में, राज्यपाल क्या करता है, प्रति 5 वर्ष में इसका गठन करता है। इसको गठित करने का उद्देश्य पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना है। अब इसके पहले मैंने एक प्रश्न पूछा था आपसे शंकर दयाल शर्मा वाला, कि यानी कि जो राष्ट्रपति थे उस समय पर वो शंकर दयाल शर्मा थे। और दूसरी बात करें राज्य वित्त आयोग की, तो राज्य वित्त आयोग की सबसे पहली चर्चा किसने करी थी, लक्ष्मीमल सिंघवी जी ने करी थी। लक्ष्मीमल सिंघवी जी ने अपनी सिफारिशों में ऐसा बोला था कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए, और कहीं ना कहीं उनकी बात को माना भी गया, ठीक है। तो शंकर दयाल शर्मा थे राष्ट्रपति जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। याद, पेपर में आए ना आए वो अलग मैटर है, लेकिन आपको अपने नॉलेज के लिए भी कुछ चीजें याद रखनी है। अनुच्छेद 243 आई में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। राज्यपाल प्रति 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, और कितने सदस्य होंगे ये जिम्मेदारी भी राज्य विधानमंडलों पर छोड़ी गई है। अब आए पैसा अधिनियम पे। पैसा अधिनियम को कल देखेंगे। पैसा अधिनियम के साथ साथ, पैसा अधिनियम 1996 के साथ साथ हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में पंचायती राज और 74वां संविधान संशोधन, जो कि हमें थोड़ा सा देखना है। तब तक के लिए आप रक्षा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियोस आ रहे हैं वो देखते जाइए, और साथ में रक्षा एकेडमी का टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेजेस और इसके अलावा इंस्टाग्राम पेजेस पे आपको इतना ज्यादा इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिलेगा जो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने में कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। और इसके अलावा एक टेस्ट सीरीज भी चल रही है रक्षा एकेडमी एप्लीकेशन पर, आप जाएं और उसको लगा के देखिए। उसमें काफी सारे टेस्ट फ्री भी पड़े हुए हैं, अगर अच्छे लगते हैं तो आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। धन्यवाद।